हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज इस वीडियो में हम क्लास 11th के एक चैप्टर मोशन इन प्लेन के बारे में पढ़ेंगे। मोशन इन प्लेन पढ़ने के लिए सबसे जो जरूरी चीज है वो हमको ये जान लेना चाहिए कि स्केलर और वेक्टर क्या होता है। और अगर हम इससे भी पहले की बात करें, थोड़ा सा और पहले की, तो हमें जानना चाहिए कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। कौन सी क्वांटिटी? फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है बेटा? एक ऐसी क्वांटिटी जिसको मेजर किया जा सके या जिसको नंबर में एक्सप्रेस किया जा सके, उन्हें हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। एग्जाम्पल के रूप में, अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ये मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट की एक क्वांटिटी लेंथ है, तो लेंथ को आप मेजर कर सकते हैं, लेंथ को आप नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी होती है। इसी तरह से आप इसके मास को भी मेजर कर सकते हैं, मास आप इसका बता सकते हैं मेजर करके कि ये 1 केजी है या 2 केजी है या कुछ और है। इसी तरह लेंथ को भी आप 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर या और कुछ जो भी इसकी लेंथ है उसको आप इन नंबरों में एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसलिए ये फिजिकल क्वांटिटी है। ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसको हम नंबर में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं वो आपका फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती है। जैसे हमारी फीलिंग्स हैं, ठीक, हमारे इमोशंस हैं, हैप्पीनेस है, इन सारी चीजों को हम नंबरों में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, या ये कह लीजिए कि इनको हम मेजर नहीं कर सकते, इसलिए ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती है। तो फिजिकल क्वांटिटी सिर्फ वही क्वांटिटी होती हैं जिनको हम लोग मेजर कर सकते हैं और जिनको एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक, अब इसके आगे आते हैं फिजिकल क्वांटिटी कितने तरह की होती है। तो डायरेक्शन के बेसिस पर अगर हम इसको क्लासिफाई करते हैं तो ये 2 तरह की होती है। पहली क्वांटिटी कौन सी होती है? स्केलर, और दूसरी होती है वेक्टर। स्केलर क्या होता है? ऐसी क्वांटिटी जिसको स्पेसिफाई करने के लिए, इसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, उसे हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? ऐसी क्वांटिटी जिसको एक्सप्रेस करने के लिए, जिसको डिस्क्राइब करने के लिए, कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़े और साथ साथ हमें उस क्वांटिटी की डायरेक्शन की भी अगर जरूरत पड़ती है तो हम उसे बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन एक तीसरी चीज भी इसके साथ जरूरी होती है कि ऐसी ही क्वांटिटी को आप वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे जो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करेगी। लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को जो फॉलो करेगी, जो उस रूल को मानेगी, उसी को आप बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। अगर मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन भी है लेकिन वो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करती है, उस रूल को नहीं मानती है, तो भी आपका वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। एग्जाम्पल की बात करते हैं, कौन कौन सी क्वांटिटी को आपको केवल मैग्नीट्यूड से कंप्लीटली डिस्क्राइब कर सकते हैं और कौन कौन सी क्वांटिटी है जिसको आप मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों से कंप्लीटली डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो देखिए एक छोटा सा एग्जांपल, डिस्टेंस। डिस्टेंस को बताने के लिए, जैसे मान लीजिए कि आप अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, अपने घर की दूरी बता रहे हैं, जहां भी आप मौजूद हैं वहां से आपसे किसी ने पूछा कि आपका घर कितना दूर है। अगर आप केवल इतना बताते हैं कि हमारा जो घर है वो 5 किलोमीटर दूर है, तो यहां आपने सिर्फ डिस्टेंस बताया। वो व्यक्ति ये नहीं जान सकता है कि आपका घर कहाँ है, सिर्फ उसको डिस्टेंस मालूम है कि आप जिस लोकेशन पर हैं यहां से आपका घर जो है वो 5 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है, लेकिन किस डायरेक्शन में है वो नहीं बता सकता, वो नहीं जान सकता है। तो आपने उसको फुल इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है अभी। तो डिस्टेंस अगर आप केवल बात करते हैं तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। इसी तरह से किसी ऑब्जेक्ट का जो मास है, इसमें भी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। किसी ऑब्जेक्ट का मास 5 केजी है, आप मास के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे दिए, या 10 केजी है, 20 केजी है, 1 क्विंटल है, 2 क्विंटल है, तो आपने मास के बारे में कंप्लीट जानकारी उसको दे दी, तो मास आपका क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। इसी तरह से डेंसिटी है, ये भी आपकी कैसी क्वांटिटी होती है? ये भी आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है। और एंड सो ऑन, इसी तरह से जो है बहुत सारी क्वांटिटी हैं जिनको कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए हमें
केवल और केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है और डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन वहीं कुछ क्वांटिटी है जिसमें आपको डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी, तभी वो कंप्लीट जो है डिस्क्राइब होगा या कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप दे पाते हैं। जैसे फोर्स है, अगर आप बात फोर्स की करते हैं तो किसी ऑब्जेक्ट पर आप फोर्स को एक्ट करेंगे, किसी ऑब्जेक्ट को आप धक्का दे रहे हैं, यही फोर्स है। मान लीजिए इसको आपने फोर्स दिया, तो अगर मैं डायरेक्शन की बात कर लूं, जैसे कॉपी पर डायरेक्शन बनाते हैं, ये आपका ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। आपने फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया 5 न्यूटन का, तो आप बोलेंगे क्या कि इस ऑब्जेक्ट पर 5 न्यूटन का जो डायरेक्ट फोर्स है वो वेस्ट डायरेक्शन में अप्लाई हुआ है। तो आप जब मैग्नीट्यूड के साथ साथ किसी क्वांटिटी का डायरेक्शन भी बताते हैं, या जरूरी हो जाता है बताना, बिना बताए हम उसको कंप्लीटली डिफाइन नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। अब एक और बात जान लीजिए, जैसे मान लीजिएगा कि कोई एक बालक है जो किसी एक पॉइंट से चलना स्टार्ट किया। मान लीजिए पॉइंट ए है, यहां से ये बच्चा जो है वो इस डायरेक्शन में चला और बी पॉइंट पर पहुंच गया। ठीक, अब यहां से फिर वो मान लीजिएगा थोड़ा सा उसने लेफ्ट टर्न लिया और थोड़ी डिस्टेंस वो चल के गया। ये मान लीजिएगा कि ये 4 सेंटीमीटर या 4 किलोमीटर मान लीजिएगा, और ये 3 किलोमीटर की डिस्टेंस है इसने ट्रेवल किया और वो इस समय इस लोकेशन पर है। तो इसने कितना डिस्प्लेसमेंट पाया, इसको बताने के लिए, इसकी लोकेशन को बताने के लिए हम इसका सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करेंगे। ये तो ये आप जो बता रहे हैं, आप इसका ये डिस्प्लेसमेंट बता रहे हैं, यानी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आप बताएंगे जब, तब आप क्या बताएंगे कि वो अपने इनिशियल पोजीशन से कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो भी इसका आंसर आएगा लगभग 5 आएगा, तो 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, लेकिन किस डायरेक्शन में है, किस डायरेक्शन में है, तो आप देख सकते हैं ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। किस डायरेक्शन में है? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। ठीक, तो अगर कोई बालक पॉइंट ए से चले और पॉइंट सी पर पहुंच जाए इस तरह से, इस पाथ को फॉलो करते हुए, और तब हम उसका लोकेशन अगर बता रहे हैं, उसका डिस्प्लेसमेंट बता रहे हैं, तो हमें ये कहना होगा कि उसका डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पोजीशन से 5 किलोमीटर डिस्टेंस पर है और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। तब हम उसकी जो है कंप्लीट लोकेशन बता पा रहे हैं कि वो कहां पर मौजूद है इस समय, उसकी लोकेशन क्या है। तो डिस्प्लेसमेंट आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी? डिस्प्लेसमेंट ये की वेक्टर क्वांटिटी है। साथ में अभी अभी आपने देखा कि फोर्स भी आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक, ऐसे वेलोसिटी आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, एक्सीलरेशन आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और ऐसी बहुत सी क्वांटिटीज हैं जिनको वो कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए, बताने के लिए, पूरी जानकारी देने के लिए हमें मैग्नीट्यूड और साथ साथ डायरेक्शन दोनों बतानी पड़ती है। तो ये आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक, तो आप लोगों को ये दो बातें समझ में आ गई होंगी कि स्केलर क्या है और वेक्टर क्या है। ठीक है ना। अब किसी वेक्टर का नोटेशन कैसे होता है, किसी वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर समझते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, तो देखो बेटा, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए दो तरीके होते हैं। कितने तरीके होते हैं? दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है आपका ज्योमेट्रिकल मेथड। ज्योमेट्रिकल मेथड में आप क्या करते हैं? ज्योमेट्रिकल मेथड में किसी क्वांटिटी को हम एक लाइन सेगमेंट विथ एरो हेड रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक क्वांटिटी है वेलोसिटी, या कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी वेलोसिटी सपोज दैट कि 16 मीटर पर सेकेंड है। कितने मीटर पर सेकेंड है? 16 मीटर पर सेकेंड है। कैसे डायरेक्शन में है? सपोज दैट ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। ओके, अब हमें इसको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है, ज्योमेट्रिकल मेथड में रिप्रेजेंट करना है, तो हम कोई एक स्केल चूज कर लेते हैं। सपोज कर लेते हैं कि जो लाइन हम ड्रॉ करेंगे, जो लाइन सेगमेंट होगा, 1 सेंटीमीटर लेंथ जो है वो 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमें क्या करना है? हमें एक एरो बनाना है। हमें क्या करना है? किसी एक पॉइंट से स्टार्ट करके एक एरो बनाना है जिसकी डायरेक्शन हो नॉर्थ ईस्ट
इसकी डायरेक्शन क्या हो, नॉर्थ ईस्ट हो, और साथ में इसकी लेंथ कितनी हो, 4 सेंटीमीटर हो। कितनी हो, 4 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड हमने कंसीडर किया हुआ है, तो हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया 4 सेंटीमीटर का, जो अब इसका मैग्नीट्यूड बता रहा है 16 मीटर पर सेकेंड, और ये एरो हेड जो है ये हमको बता रहा है कि इस वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन क्या है। तो क्लियर है, ये तरीका होता है किसी भी क्वांटिटी को सिमेट्रिकली रिप्रेजेंट करने का। और एक दूसरा तरीका होता है बेटा एनालिटिकल मेथड। दूसरा तरीका क्या होता है, एनालिटिकल मेथड। ये एनालिटिकल मेथड क्या होता है, इस मेथड में हम किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को यूनिट वेक्टर के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक चीज और जान लीजिएगा इसी समय कि अगर हम किसी वेक्टर को x, y और z एक्सिस के टर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें तो हमें उसकी डायरेक्शन भी देनी पड़ेगी। मान लीजिए यहां एक पॉइंट है P और इसका कोऑर्डिनेट है x, y, z। ये आपका एक वेक्टर हो गया। अब इस वेक्टर को हमें एनालिटिकली रिप्रेजेंट करना है, ठीक। तो एनालिटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वेक्टर r इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, यानी यूनिट वेक्टर आई, जे और के कैप के टर्म में जब हम किसी वेक्टर को राइट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो यह तरीका होता है एनालिटिकल मेथड का। क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो आपने रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर जान लिया, आपने जान लिया कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात हम करेंगे कि वेक्टर क्वांटिटी कितने तरह की होती है, कितने टाइप्स की वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो बहुत तरह की वेक्टर क्वांटिटी होती है। चलिए आज एक एक करके और डिटेल में हम इसको जानते हैं कि टाइप्स ऑफ वेक्टर क्या होते हैं। तो मैंने इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया हुआ है। क्लासिफिकेशन को भी हमने टाइप ऑफ वेक्टर के हमने 4 पार्ट्स बनाए, टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो पहला जो टाइप है, पहला टाइप ऑफ वेक्टर होता है फंडामेंटल टाइप वेक्टर या फंडामेंटल वेक्टर। ठीक, कौन सा, फंडामेंटल वेक्टर। ये कौन सी नई मुसीबत है, अभी तक तो हम लोग फंडामेंटल यूनिट पढ़ रहे थे। याद करिए, जब हम स्टार्ट करते हैं फिजिकल क्वांटिटी तो सबसे बताते हैं फिजिकल क्वांटिटी 2 तरह की होती है, फंडामेंटल क्वांटिटी और एक दूसरी डेराइव्ड क्वांटिटी। अभी हम पढ़ रहे हैं आज यहाँ फंडामेंटल वेक्टर। तो फंडामेंटल वेक्टर क्या होता है, सबसे पहला वेक्टर यूनिट वेक्टर। कौन सा वेक्टर, यूनिट वेक्टर। तो भैया यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड सिर्फ 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड। तो इसका काम क्या है, इसका काम है सिर्फ उस वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन को स्पेसिफाई करना, उस वेक्टर की डायरेक्शन को स्पेसिफाई करना। यानी अ वेक्टर विच मैग्नीट्यूड इज ओनली 1 इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। इसके मैग्नीट्यूड क्या होंगे, केवल 1 होगा। ये क्या करता है, इट स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ओनली, द डायरेक्शन, it specify the direction of vector या the direction of quantity। इसका काम केवल है किसी वेक्टर के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना। देखिए, अगर हम किसी एक वेक्टर को x, y और z के कंपोनेंट में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसका x डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट है, y डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट है और z डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट है, ये बताने के लिए हम यूनिट वेक्टर i, j के यूज करते हैं। या मान लीजिएगा कि आपके पास कोई एक वेक्टर है a, इस वेक्टर की डायरेक्शन क्या है हमको पता करना है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, पहली बात तो ये जानिए कि यूनिट वेक्टर को जिस भी क्वांटिटी का यूनिट वेक्टर बताना होता है उसके ऊपर हम कैप लगा देते हैं। तो एक वेक्टर है a और इसका यूनिट वेक्टर क्या है इसका पता करना है। तो फॉर्मूला होता है a कैप इज इक्वल टू वेक्टर a अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर a। मॉड ऑफ a क्या है, मॉड ऑफ a है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a।
मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला हमें उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर दे देता है। तो किसी वेक्टर को हम अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसके मैग्नीट्यूड के फॉर्म में और साथ में यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मतलब ए डायरेक्शन में, ये कोई डायरेक्शन आर्बिट्ररी ए डायरेक्शन है, यूनिट वेक्टर ए डायरेक्शन है, इसमें इसका कितना मैग्नीट्यूड है, तो मॉड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ए डायरेक्शन में है, मिलकर के बन गया आपका वेक्टर ए, ठीक। तो ये आपका यूनिट वेक्टर हो गया, फंडामेंटल टाइप वेक्टर एक यूनिट वेक्टर। दूसरा नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। नल वेक्टर और जीरो वेक्टर, नेम से ही क्लियर होता है भैया कि नल वेक्टर क्या होता है या जीरो वेक्टर क्या है, जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है। इट हैज जीरो मैग्नीट्यूड, इसकी ना तो कोई डायरेक्शन होती, सॉरी इसका डायरेक्शन इनडिटरमिनेट होता है, यानी इसकी डायरेक्शन को हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। इसका जो वर्जिन पॉइंट होता है और जो इसका टर्मिनल पॉइंट होता है, दोनों ही एक दूसरे पॉइंट पर कोइंसाइड होते हैं, उसी को हम बोलते हैं नल वेक्टर या जीरो वेक्टर। उसके बाद थर्ड टाइप ऑफ वेक्टर, फंडामेंटल में तीसरा वेक्टर कौन सा वेक्टर होता है, पोजीशन वेक्टर। कौन सा वेक्टर बेटा, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर भैया, ये पोजीशन वेक्टर क्या है, जो किसी पॉइंट या किसी पार्टिकल के पोजीशन को रिप्रेजेंट करता हो। सपोज दैट आप इस पॉइंट के पोजीशन को बताना चाहते हैं, तो इसके लिए आप दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस ड्रा करते हैं, एक्स वाई, ये आपका वर्जिन पॉइंट है। तो इस वर्जिन से इसकी क्या लोकेशन है ये आपको बतानी है, तो जो भी वेक्टर इसको बताएगा वही आपका हो जाएगा पोजीशन वेक्टर। यानी पोजीशन वेक्टर को अगर आप डिफाइन करें तो क्या बोलेंगे, द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल और पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द वर्जिन इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। नेक्स्ट आपका आता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। कौन सा वेक्टर होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, जो हमको ये बताए कि कोई एक पॉइंट किसी एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक कितना शिफ्ट हो गया है, कितना डिस्प्लेस्ड हो गया है, उसी को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सपोज करिएगा कि एक पॉइंट है यहाँ P, या कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ P पर प्लेस्ड हुआ है और ये यहां से शिफ्ट होकर के यहां आ चुका है Q पर, ठीक। तो इसका अपना पोजीशन वेक्टर हुआ होगा कुछ, इसका भी अपना कोई पोजीशन वेक्टर होता है, ड्रॉ कर लीजिए। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। सपोज करिए कि पॉइंट P पर जब ऑब्जेक्ट रहा है तो उसका पोजीशन वेक्टर रहा है R1, और जब वो यहां से चल के यहां आया पॉइंट Q पर तो इसका पोजीशन वेक्टर है तुम्हारा R2। कौन सा वेक्टर है, R2। तो ये आपका जो PQ है ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, डेल्टा R, और ये मिलेगा कैसे, डेल्टा R इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। अगर इसी वेक्टर को आप एनालिटिकली रिप्रेजेंट करें, देखिए अगर आप इस वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करें, मान लीजिएगा पॉइंट P का जो पोजीशन वेक्टर है वो हो आपका एक्स आई कैप प्लस वाई x1, मान लीजिएगा x1 आई कैप, y1 j कैप प्लस z1 k कैप, और r2 इज इक्वल टू हो जाए x2 आई कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। तो डेल्टा r आपका हो जाएगा पोजीशन वेक्टर r2 माइनस पोजीशन वेक्टर R1, तो ये मिल जाएगा आपको x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप और प्लस z2 माइनस z1 k कैप हो जाएगा। ये आपका पोजीशन वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा, सॉरी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, द वेक्टर विच टेल अस हाउ मच डिस्प्लेस्ड अ पॉइंट और ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्लियर हो गया। तो यहां तक आप लोगों को ये बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम दूसरे टाइप के वेक्टर की बात करते हैं। अभी आपने सीखा फंडामेंटल
मेथड नहीं, ये फंडामेंटल वेक्टर होना चाहिए था, यहाँ पे इसे करेक्ट कर लीजिएगा। तो फंडामेंटल वेक्टर। अब दूसरा टाइप हम समझते हैं टाइप ऑफ वेक्टर्स में, जिसको बोलते हैं रिलेशनशिप बेस्ड वेक्टर। कौन सा वेक्टर? रिलेशनशिप बेस्ड वेक्टर। रिलेशनशिप बेस्ड वेक्टर। इसमें फर्स्ट टाइप, पहला वेक्टर क्या होता है? इक्वल वेक्टर। पहला वेक्टर कौन सा है आपका? इक्वल वेक्टर। क्या होता है ये इक्वल वेक्टर? ऐसा वेक्टर जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में सेम हो। ऐसा वेक्टर जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में सेम होता है उसको हम बोलते हैं इक्वल वेक्टर। सपोज दैट ये आपका वेक्टर ए है और ये आपका वेक्टर बी है। आप देख सकते हैं दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल, दोनों की लेंथ सेम। सपोज करिए इसका मैग्नीट्यूड जो है वो ए है और इसका मैग्नीट्यूड बी है, लेकिन दोनों की लेंथ जो है वो सेम है, तो ये दोनों वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है? यहाँ पर इक्वल वेक्टर है। तो याद रखिएगा, two vectors which have same direction and same magnitude is called equal vector। इसी तरह से दूसरा आपका आता है नेगेटिव वेक्टर। कौन सा वेक्टर आता है? नेगेटिव वेक्टर। अब देखो आपके पास वेक्टर ए ये हो गया, ठीक, वेक्टर है। अब इतने ही मैग्नीट्यूड का एक दूसरा वेक्टर हो जो कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में हो, एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन, एग्जैक्ट अपोजिट हो, मैग्नीट्यूड सेम बट डायरेक्शन इज एग्जैक्टली अपोजिट, तो वेक्टर बी इज द नेगेटिव वेक्टर ऑफ ए। तो इसको हम राइट कर सकते हैं, क्या राइट कर सकते हैं यहां से? ये हो गया वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस वेक्टर बी। मतलब ये कि वेक्टर बी इज द नेगेटिव वेक्टर ऑफ ए। तो नेगेटिव वेक्टर समझ में आया? ऐसा वेक्टर जो किसी एक वेक्टर के साथ मैग्नीट्यूड में सेम हो बट डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट हो, तो उसको हम बोलते हैं नेगेटिव वेक्टर। ठीक, नेक्स्ट आता है पैरेलल। पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर क्या होते हैं? कोई दो वेक्टर हो जिनका मैग्नीट्यूड तो कुछ भी हो बट वो डायरेक्शन दोनों की एक जैसी हो। डायरेक्शन क्या हो? दोनों की एक जैसी हो, तो ये दोनों आपके पैरेलल वेक्टर हैं। इसी तरह से आपका एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल क्या होता है? दो वेक्टर हो, उनका जो डायरेक्शन हो वो एग्जैक्टली अपोजिट हो, यानी कि इसमें जो एंगल हो दोनों के बीच में वो 0 हो और यहां पर जो एंगल हो दोनों के बिटवीन वो 180 डिग्री हो जाए, तो हम इसे बोलते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर। और सेम डायरेक्शन है तो हम उसे बोलते हैं पैरेलल वेक्टर। ठीक, और एक आता है आपका कोलिनियर वेक्टर। कौन सा वेक्टर आता है? कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर क्या बोलते हैं? कोलिनियर वेक्टर वो वेक्टर होते हैं, जैसे दो वेक्टर हैं, मान लीजिए एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, दोनों वेक्टर का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो सेम है, सेम लाइन ऑफ एक्शन, सेम लाइन ऑफ एक्शन। अगर लाइन ऑफ एक्शन सेम है, एक ही लाइन ऑफ एक्शन है दो वेक्टर की या कई वेक्टर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो एक ही है, तो उसको हम बोल देते हैं कोलिनियर वेक्टर। क्लियर हो गई बात? तो आइए हम अगले स्टेप पर चलते हैं। रिलेशनशिप बेस्ड वेक्टर के बाद दूसरा एक वेक्टर आता है, दूसरा एक टाइप आता है जिसको हम बोलते हैं पोजिशनल एंड ऑपरेशनल वेक्टर, आर ऑपरेशनल वेक्टर। ये तीसरा टाइप आप पढ़ रहे हैं, पोजिशनल आर ऑपरेशनल, ऑपरेशनल वेक्टर। ये भैया पोजिशनल और ऑपरेशनल वेक्टर क्या होते हैं? पोजीशन, जिनके पास पोजीशन हो उन्हें हम बोलते हैं पोजिशनल वेक्टर। देखो इसमें पहला जो टाइप है वो है को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर, पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ वेक्टर्स आर सेम। दो वेक्टर्स का जो स्टार्टिंग पॉइंट हो अगर वो सेम है उसे बोलो को इनिशियल वेक्टर। क्लियर? उसके बाद आता है कोप्लानर वेक्टर।
कोप्लानर प्लानर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर क्या होते हैं भैया? ऐसे वेक्टर जो एक ही प्लेन में ड्रॉ किए जाए। सपोज दैट दिस इज द y एक्सिस एंड दिस इज द x एक्सिस। ठीक, सपोज दैट दिस इज द वेक्टर a एंड इसी प्लेन में ड्रॉ है वेक्टर b एंड इसी प्लेन में ड्रॉ है वेक्टर c। These vectors are lie in same plane, so this is called coplanar vector. क्लियर हो गई बात? आइए अगला समझते हैं, एक और समझते हैं पोजिशनल और ऑपरेशनल वेक्टर में लोकलाइज्ड वेक्टर। लोकलाइज्ड वेक्टर भैया, लोकलाइज्ड नाम तो पहली बार समझ में आ रहा है, तो इसको क्यों ना आसान करो, इसे लिखो फिक्स्ड वेक्टर। इसे क्या लिखो? लोकलाइज्ड का मीनिंग क्या है? फिक्स्ड। आप फिक्स्ड वेक्टर इसको बोल सकते हैं। ऐसा वेक्टर जो किसी एक स्पेसिफिक फिक्स्ड पॉइंट पर एक्ट करते हो या फिर ऑब्जेक्ट पर एक्ट करते हो। ठीक, या किसी बॉडी के एक फिक्स्ड पॉइंट पर एक्ट करें, उसे हम बोलेंगे क्या? उसे हम बोलेंगे लोकलाइज्ड वेक्टर। सपोज करिए आपने एक वेक्टर लिया, सॉरी आपने एक ऑब्जेक्ट लिया और इस ऑब्जेक्ट पर आपने एक फोर्स लगा दिया। अब ये फोर्स जो है वो इस ऑब्जेक्ट के एक फिक्स्ड पॉइंट पर एक्ट कर रहा है। सो ये वेक्टर क्या है? ये वेक्टर आपका लोकलाइज्ड वेक्टर है। ठीक, पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर जो होता है वह भी स्टार्ट होता है किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से। तो यह भी आपका पोजीशन वेक्टर जो है, ये कौन सा वेक्टर है? लोकलाइज्ड वेक्टर होता है। नेक्स्ट आप नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर समझिए। अब नॉन लोकलाइज्ड मतलब फ्री वेक्टर। मतलब कौन सा वेक्टर? फ्री वेक्टर, जिसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता है, जिसके पास कोई फिक्स्ड पॉइंट नहीं होता है, यानी फिक्स्ड एक्शन ऑफ पॉइंट नहीं होता है, ना ही फिक्स्ड स्टार्टिंग पॉइंट होता है, उसको हम बोलते क्या है? उसको हम बोलते हैं नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर। जैसे वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग कार। वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग कार, एक चलती हुई कार की जो वेलोसिटी है, एक चलती हुई कार का जो वेलोसिटी है, उसका ना तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट है होगा और ना ही उसका कोई फिक्स्ड पॉइंट होगा जिस पर वो एक्ट कर रहा हो बॉडी के पर। तो ऐसे वेक्टर, अब आप इस तरह के जितने भी वेक्टर आपको मिलते हैं जिनके पास कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, जिनके पास जो किसी एक फिक्स्ड पॉइंट पर किसी एक बॉडी पर एक्ट नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे सारे वेक्टर जो होते हैं वो नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर होते हैं। ठीक है, अब एक और बचा, पोजिशनल और ऑपरेशनल हो गया। एक और बचता है जिसको हम, कोई नाम तो वैसे नहीं लेकिन लिख देते हैं, सम स्पेशल टाइप ऑफ वेक्टर। सम स्पेशल टाइप ऑफ वेक्टर। स्पेशल टाइप ऑफ वेक्टर। सबसे पहले समझिए पोलर वेक्टर। याद आया कुछ? पोलर वेक्टर। पोलर वेक्टर किसको बोलते हैं भैया? जिसके पास स्टार्टिंग पॉइंट हो या फिक्स्ड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो। ऐसा वेक्टर जिनके पास कोई स्टार्टिंग पॉइंट हो और या तो उसके पास कोई फिक्स्ड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो किसी बॉडी पर, तो उसको हम बोलेंगे पोलर वेक्टर। अब पोलर वेक्टर में एग्जांपल के रूप में कौन सा ले लिया जाए? जैसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, जैसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के पास ये जानते हैं, इसके पास स्टार्टिंग पॉइंट होती है, कहां से वो बॉडी चली और कितनी दूर गई, उस शॉर्टेज डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने वाला जो वेक्टर होता है उसको आप बोलते हो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। फोर्स है, इसके पास भी जो है स्टार्टिंग पॉइंट होता है या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है किसी बॉडी पर जब ये एक्ट कर रहा होता है, तो ये सब आपके पोलर वेक्टर होते हैं। ठीक, लीनियर मोमेंटम है, ठीक है,
अब दूसरा आपका आता है एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर, और हाँ एक और बात, पोलर वेक्टर हमेशा किसमें यूज होता है? जब बॉडी लीनियरली मूव करेगी, लीनियर मोशन में पोलर वेक्टर का यूज किसमें करते हैं हम लोग? लीनियर मोशन में करते हैं। और एक्सियल वेक्टर क्या होता है? जिसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता है, ठीक है ना, वो किसी स्टार्टिंग पॉइंट नहीं। ये एक्सियल वेक्टर रोटेशनल इफेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करेगा? रोटेशनल इफेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम किसी भी बॉडी का क्या होता है? यह एक रोटेशनल इफेक्ट होता है। अगर हम टॉर्क की बात करें, किसकी बात करें? टॉर्क की बात करें, ठीक, या मोमेंट ऑफ फोर्स की बात करें, तो यह एक रोटेशनल इफेक्ट है। एक्सियल वेक्टर का यूज हम रोटेशनल मोशन में करते हैं और पोलर वेक्टर का यूज हम लोग लीनियर मोशन में करते हैं। तो ये हुए आपके टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो इसमें जो जो चीजें हमने पढ़ा है, एक बार वीडियो को आप फिर से स्टार्टिंग से प्ले करके, और अगर कहीं नहीं समझ में आया है तो उसको आप फिर से देख सकते हैं। फिर भी अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आती है तो हमसे आप पूछ सकते हैं कमेंट के जरिए कि मैं आप लोगों के लिए और क्या कर सकता हूं, इसे आसान कैसे बनाया जा सकता है। आप लोगों का सजेशन के लिए हमारा कमेंट बॉक्स खुला रहेगा, उसमें आप कमेंट करके बता सकते हैं। और साथ ही ये भी बता सकते हैं कि किस टॉपिक पर जो वीडियो है वो सबसे पहले दें, जो आपको जरूरत पड़ती है। वैसे जनरली हम जो ये क्लास 11th का जो चैप्टर चला रहे हैं, इसको कंप्लीट करते चलेंगे, ठीक है ना। फिर भी अगर आपको जरूरत पड़ती है इस टॉपिक पर बना दीजिए, तो हम उस टॉपिक पर बनाएंगे। तो आप सभी को थैंक्स, मिलते हैं किसी और वीडियो में।